दोस्तों, केनेथ एंडरसन की सीरीज़ द टाइगर रोर्स की अगली कहानी है शेर खान एंड द बेट्टा मुगलम मैन ईटर। अब हमारी कहानी शुरू ऐसे होती है कि केनेथ एंडरसन कहते हैं कि एक अरसा पुरानी बात है कि उस समय के ब्रिटिश मूल के एक बहुत बड़े अधिकारी, जो कि प्रशासनिक अधिकारी थे और जिन्हें कहा जाता था कलेक्टर, वो रिटायर्ड होने के बाद जंगल में आए क्योंकि उन्हें जंगल से बहुत ज़्यादा प्यार था और यहाँ पर उन्होंने खरीदी 300 एकड़ ज़मीन। क्योंकि ये ज़मीन जंगल के अंदर थी, इसीलिए काफ़ी सस्ते में ये ज़मीन उन्हें मिल गई थी। अब ये ज़मीन मौजूद थी गोथेरायन बेल्ट के पहाड़ी ढलान एरिया में और डिस्ट्रिक्ट लगता था सेलम। अब इस आदमी ने उस ज़मीन पर एक बंगलो बनाने का फ़ैसला किया और उसने ये बंगलो बनवाया भी। बड़ा ही खूबसूरत बंगलो था, पूरी तरह से पत्थरों से बना हुआ था, जैसे कि एक किला होता है। अब इन्होंने लेबरर्स की एक बहुत बड़ी टीम लगवा दी जंगलों की सफाई करवाने में, जो कि इनकी स्टेट के अंदर आते थे, और इनका मेन मकसद था लेंटाना की झाड़ियों की सफाई करवाना, क्योंकि उस वक्त से ही लेंटाना ने इंडियन जंगल्स में कब्ज़ा करना शुरू कर दिया था। अंग्रेज़ इसे लाए थे शो पीस के रूप में, लेकिन ये इतनी ढीठ थी कि ये फैलती चली गई और अब ये इतनी फैल गई है कि इसे हटाना लगभग नामुमकिन सा हो गया है। और दोस्तों, आज जब मैं आपको ये कहानी सुना रहा हूँ, आज भी लेंटाना एक बहुत बड़ी मुसीबत बनकर हमारे सामने खड़ी है हमारे इंडियन जंगल्स में। जो लोग आज भी जंगल से जुड़े हुए हैं वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि लेंटाना किस मुसीबत का नाम है। तो अब लेंटाना को छोड़ते हैं और वापस आते हैं अपनी कहानी में। अब इस व्यक्ति ने अपने उस 300 एकड़ के इलाके के अंदर अंदर बहुत ही अच्छे तरह से सफाई करवा दी, यानी यहाँ से इसने लेंटाना का नामो निशान मिटवा दिया था। और कुछ समय बाद यहाँ पर घास उगने लगी प्राकृतिक रूप से, और जंगली पेड़ पौधे भी उग आए, और धीरे धीरे ये बड़े होते चले गए और अब जंगल अपने असली रूप में आ गया था। इस प्रॉपर्टी का, इस स्टेट का उस अंग्रेज़ अफसर ने नाम रखा था द बेट्टा मुगलम स्टेट, क्योंकि पास ही में गांव था जिसका नाम था बेट्टा मुगलम। और जो किले नुमा इन्होंने बंगलो बनवाया था, उस बंगले का नाम इन्होंने रखा था द जंगली कैसल। अब जब इस स्टेट के अंदर का जंगल अपने असली स्वरूप में आ चुका था, जिसमें लगे थे ताज़ा जंगली घास, उन पर लगे जंगली फूल और भी जंगली पेड़ पौधे जिन्हें जंगली जानवर खाना बेहद पसंद करते थे, तो इन्होंने अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया जंगली जानवरों को, जो कि थे हर्बीवोरस। इसमें थे सांभर, स्पॉटेड डियर यानी चीतल, जंगली सुअर और इंडियन बाइसन यानी गौर। अब जब ये जानवर यहाँ आने शुरू कर गए तो इन्होंने अट्रैक्ट कर लिया कार्निवोरस जानवरों को, जैसे कि पैंथर यानी लेपर्ड, यानी जिसे हम आम भाषा में कहते हैं तेंदुआ, और टाइगर यानी जंगल का राजा बाघ। अब इस इलाके के अंदर जंगल अपने पूरे उरूज पर था और वक्त बीतता चला गया, और वक्त का तकाजा था कि उस अधिकारी की हो गई मौत। अब इस पूरी स्टेट को उसमें बने बंगले सहित खरीद लिया एक एंग्लो इंडियन परिवार ने। एंग्लो इंडियन कहते हैं उन अंग्रेज़ों को जो पैदा इंडिया में हुए लेकिन नस्ल से वो अंग्रेज़ थे। अब इस परिवार को जंगल से शायद उतनी मोहब्बत नहीं थी जितनी उस व्यक्ति को थी जिसने ये कैसल बनवाया था। तो ये परिवार उस जंगल को जंगल की तरह मेंटेन नहीं कर पा रहा था। अब जब ये जंगल मेंटेन नहीं हो पा रहा था, तो यहाँ फिर से ग्रो होनी शुरू हो गई लेंटाना की झाड़ियाँ, और जब लेंटाना बढ़ गई तो धीरे धीरे हिरण कम होने शुरू हो गए और कम हो गए बाइसन भी। लेकिन अब जब यहाँ कार्निवोरस जानवर आ चुके थे, वो यहाँ से कहीं नहीं गए ये इलाका छोड़कर। अब वो यहीं रहते बसते थे, लेकिन अब रहते थे वो भूखे और काफ़ी ज़्यादा चिड़चिड़े। अब वक्त बीतता गया और ये एंग्लो इंडियन दंपत्ति भी
वक्त के साथ साथ अपनी उम्र को पहुंचकर मर गए और इनके जो वारिस थे उन्होंने इस जंगल के अंदर मौजूद इस प्रॉपर्टी में झांकना भी ज़रूरी नहीं समझा और बीतते वक्त के साथ ये कैसल भी बन गया खंडहर। अब क्योंकि कार्निवोरस जानवर यानी पैंथर और टाइगर ज़्यादा टाइम तक भूखे नहीं रह सकते थे, तो ये भी उसी दिशा में जाने लगे जिस दिशा में गए थे स्पॉटेड डियर्स और बाइसन। और अब ये जंगल पूरी तरह से खाली हो चुका था। अब जब बैलगाड़ी लेकर गांव वाले इस कैसल के सामने से गुजरते तो वो कभी इस कैसल में से दीवारें तोड़कर पत्थर निकाल लेते या किसी दरवाजे की कोई चौखट उखाड़ लेते और जाकर लगा लेते अपने घरों में। और इस तरह से ये खंडहर और भी ज़्यादा बदसूरत होता चला गया, किसी भूत बंगले की तरह। अब इस इलाके में कभी कभार कोई टाइगर या लेपर्ड आ जाता था और भूला भटका कोई हिरण उसे मिल जाता था तो वो उसका शिकार कर लेता था, लेकिन इस तरह के किस्से यहाँ बहुत ही कम देखे जाते थे क्योंकि इस स्टेट से वाइल्ड लाइफ लगभग समाप्त ही हो चुकी थी। अब इस स्टेट से लगभग 4 मील की दूरी पर एक गांव था जिस गांव का नाम था आयूर और इस गांव में रहता था 25 साल का एक युवक जिसका नाम था गरुप्पा। अब उस ज़माने में वहाँ के लड़कों की शादी हो जाती थी 16 या 17 साल में, लेकिन गरुप्पा को हो गए थे 25 साल और इसकी शादी में हुई इस देरी का कारण थी इसकी भीषण गरीबी। ये बहुत ही गरीब था और इसका बाप भी बहुत ही गरीब था और इसकी शादी में हुई देरी का कारण भी इसका गरीब होना ही था, क्योंकि भला कौन बाप अपनी बेटी का हाथ एक गरीब आदमी के हाथ में देना चाहेगा। अब ज़्यादातर केसेस में किसी न किसी की किस्मत में कोई ना कोई तो लिखा ही रहता है। तो इस गांव में एक लड़की भी रहती थी जो कानों से सुन नहीं सकती थी और एक पैर से लंगड़ाती थी और एक कान से थोड़ा बहुत सुन सकती थी। और अब तक इस लड़की की शादी ना होने का कारण भी थी इसकी यही कमी। और आखिरकार गरुप्पा और इस लड़की का रिश्ता तय हो गया, लेकिन एक मुसीबत और आ गई थी। गरुप्पा की शादी के लिए उसके बाप ने उसका एकमात्र झोपड़ा बेच दिया था किसी और को और अब इन लोगों के पास नहीं था कोई घर। और जब नई दुल्हन विदा होकर आती है तो वो किसी न किसी घर में ही लाई जाती है जिसे वो अपना घर समझ सके। अब गरुप्पा इसी उधेड़बुन में लगा रहता था कि अब घर का इंतज़ाम वो कैसे करे। अब उसने सोचा कि वो एक घर बनाएगा और जंगली कैसल के सामने से गुज़र रहा था कि उसे दिखा ये खंडहर। अब गरुप्पा ने इस जंगली कैसल को गौर से देखा। यहाँ से काफ़ी सारा सामान तो गायब हो चुका था और अच्छे अच्छे पत्थर भी गांव वाले चुरा चुके थे, लेकिन फिर भी इतने पत्थर यहाँ मौजूद थे कि एक घर बनाया जा सके, एक छोटा मोटा सा घर। अब एक रात जो कि चांदनी रात थी, उसमें गांव के मुखिया से गरुप्पा ने उसकी बैलगाड़ी बैलों के साथ उधार मांगी, जिसके बदले में वो फसल की कटाई के टाइम उस मुखिया के खेत में मजदूरी करता। अब गरुप्पा ने बैलगाड़ी को उस जगह लेकर गया जहां ये सोता था और अगली सुबह जल्दी उठकर इसने खाना पैक किया और चला गया जंगली कैसल बैलगाड़ी लेकर झोपड़ी बनाने के लिए पत्थरों को लाने। अब गरुप्पा क्योंकि ये पत्थर बिना किसी से पूछे यानी एक तरह से चोरी करने के उद्देश्य से ही यहाँ आया था, तो वो अकेला ही आ गया था और उसके पास थी एक कुदाल। अब उसने सोचा था कि सुबह जल्दी जाकर शाम को वो जल्दी सूरज डूबने से पहले काफ़ी सारे पत्थर लेकर आ जाएगा। लेकिन जब उसने पत्थर निकालने का काम शुरू किया तो उसे समझ में आया कि ये अकेले आदमी के बस की बात नहीं। अब एक ही कुदाल थी, उसी से पत्थर निकालने भी थे, फिर उसे अपनी पीठ पर ढोकर लाके बैलगाड़ी पर रखना भी था और इसी बीच वो इतना थक जाता था कि बीच बीच में उसे आराम भी करना पड़ता था। अब यही सब काम करते करते शाम ढल गई और अब रात हो चुकी थी। अब गरुप्पा को एक ही दिन में सारा काम करना था क्योंकि वो बैलगाड़ी उधार मांग कर लाया था
और इसकी कीमत चुकाने के लिए उसे आने वाले सीज़न में मुखिया के यहाँ मजदूरी करनी पड़ती, वो भी बिना तनख्वाह के। अब क्योंकि अंधेरा घुप हो चुका था और गरुप्पा को अब डर भी लग रहा था और वो बहुत थक भी गया था, तो उसने इरादा किया कि अब वापस चलता हूँ, कल फिर किसी दूसरे आदमी की बैलगाड़ी उधार मांग कर लाऊंगा। और फिर वो बैठ गया बैलगाड़ी पर और हाँकने लगा उन बैलों को। अब गरुप्पा जैसे ही चल पड़ा, वो बहुत ज़्यादा सोच रहा था कि उसका घर कैसे बनेगा और कब तक बनेगा। तो जंगल से आती हुई कुछ आवाज़ों पर उसने ध्यान नहीं दिया और जिस रास्ते से ये जा ही रहा था उसी में आगे बैठा था एक टाइगर घात लगाकर। और ये टाइगर बहुत भूखा था और टाइगर ने बैलों के साथ गरुप्पा को भी देख लिया था। अब एंडरसन कहते हैं कि ये टाइगर इतना भूखा क्यों था, इसका कारण मैं नहीं जानता। हो सकता है ये बहुत ही बूढ़ा हो चुका हो सकता है कि ये बहुत ही घायल हो, या ये भी हो सकता है कि ये बीमार हो। और उस वक्त ये टाइगर भूख से पागल हो रहा था। अब इस इलाके में कोई भी मैन ईटर का केस अब तक रिकॉर्ड में नहीं आया था, तो लोग लगभग निश्चिंत रहते थे कि इस तरह का कोई किस्सा फ्यूचर में कभी नहीं होगा। अब जैसे ही वो बैलगाड़ी चलते चलते एक घनी लेंटाना की झाड़ियों के पास आ गई, बैल अचानक से रुक गए और इधर उधर देखने लगे। अब गरुप्पा ज़ोर से बैलों को लकड़ी से मारने लगा और तेज़ी से हाँकने लगा, लेकिन वो थे कि आगे बढ़ने को तैयार ही नहीं थे। और शायद यही वो झाड़ी थी जहाँ टाइगर छिपकर बैठा था और यही था गरुप्पा का आखिरी समय। टाइगर ने एक ही छलांग में गरुप्पा को धर दबोचा और अपने मुंह में दबाकर घसीट कर ले गया जंगलों के अंदर। अब एंडरसन कहते हैं क्योंकि वहाँ गरुप्पा के अलावा कोई और था नहीं, तो मैं आपको इतनी डिटेल में ये कहानी कैसे बता पा रहा हूँ। तो आइए समझते हैं। एंडरसन, पुलिस वाले और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कुछ लोग अगले दिन वहाँ जब पहुँचे तो उन झाड़ियों में घात लगाने के टाइगर के निशान मौजूद थे। और जब वापस वो गरुप्पा को अपने मुंह में दबाकर ले जा रहा था और उस वक्त उसने जब छलांग मारी थी तो झाड़ियाँ दबने के निशान भी वहाँ मौजूद थे, यानी झाड़ियाँ अब तक दबी हुई थी जैसे कि कोई बहुत भारी चीज़ उन पर गिरी हो। अब जैसे ही गरुप्पा को टाइगर ने धर दबोचा, इधर डर के मारे बैल भी भाग गए भरी हुई बैलगाड़ी को लेकर। लेकिन रास्ता कच्चा था और आगे था एक तीखा मोड़ जिसके किनारे पर ढलान भी थी और बैल तेज़ी से भरी हुई बैलगाड़ी को ले जा रहे थे और बैलगाड़ी में भरे थे पत्थर। तो बैलगाड़ी पलट गई, लेकिन इस वक्त एक चमत्कार हो गया था। बैलगाड़ी बैलों सहित उस ढलान के नीचे गिरी और गिरने की वजह से बैल आज़ाद हो गए और उन्हें कोई चोट भी नहीं आई और वो ज़िंदा बच गए सही सलामत। अब बैल भागते भागते पहुंच गए अपने घर, यानी उस मुखिया के घर, क्योंकि बैलों को घर का रास्ता मालूम था। अब मुखिया ने आयूर गांव में स्थित फॉरेस्ट ऑफिस में जाकर एक फॉरेस्ट के अधिकारी को बताया कि बैल अकेले ही आ गए हैं। ये फॉरेस्ट के अधिकारी यहीं पर रहते थे और इनके लिए सरकार ने क्वार्टर्स भी बना कर रखे थे। अब उस मुखिया ने जब ये खबर फॉरेस्ट ऑफिसर को बताई तो उसने कहा कि शायद किसी हाथी ने हमला किया है और उसने गरुप्पा को अपनी सूंड से उठाकर पटक दिया होगा और बैल डर के मारे भागकर यहाँ आ गए होंगे। और मुखिया इस सारे केस का दोष मढ़ने लगा गरुप्पा पर। अब मुखिया की रिक्वेस्ट पर फॉरेस्ट ऑफिसर ने सर्च ऑपरेशन करने की परमिशन दे दी और गांव के बहुत सारे लोग, लगभग आधा गांव के करीब, पीछे पीछे आ गए सर्च पार्टी के। अब दिन भर ये सर्च पार्टी सरसरी तौर पर ढूंढती रही, मगर इन्हें कुछ नहीं मिला और सारे लोग वापस लौट गए गांव। और इस मुखिया की नींद उड़ी हुई थी क्योंकि इसकी बैलगाड़ी गायब थी। अगले दिन फिर सर्च पार्टी घूमी और इस बार इन्होंने थोड़ी गंभीरता से इस मामले को लिया। तो बैलगाड़ी इन्हें एक ढलान के नीचे पड़ी हुई मिली, लेकिन वहाँ गरुप्पा था ही नहीं।
अब बैलों के जो भागने के निशान थे वो बहुत ही छलांग मारकर भागने के निशान थे, यानी बहुत तेज़ी से भागने के निशान बन रहे थे, और जनरली बैल इतना तेज़ी से कभी नहीं भागते। अब गांव वालों ने आसपास की ज़मीन में देखना शुरू किया कि अगर हाथी होगा तो कुछ ना कुछ कदमों के निशान मिलेंगे, लेकिन इन्हें थोड़ा ढूंढने पर भुरभुरी मिट्टी पर मिल गए टाइगर के पग मार्क्स, और जितने लोग वहाँ थे सब की रूह कांप गई। और इसके बाद जैसे ही सर्च पार्टी थोड़ा आगे बढ़ी, खून के निशान भी मिले और गरुप्पा को घसीट के ले जाने के निशान भी मिले। अब सारे लोग इस घटना के बाद वापस आ गए अयूर गांव, और सब लोग आपस में बात करने लगे कि गरुप्पा तो अब डेफिनेटली मर चुका होगा, तो अब किसी मरे हुए के लिए अपनी जान को जोखिम में क्यों डालना। अब केनेथ एंडरसन कहते हैं कि मैं उस वक्त शिवानीपल्ली में मौजूद था, जो अयूर से बहुत ही पास था, मात्र 50 मील की दूरी पर। और वहाँ मौजूद एक फॉरेस्ट अधिकारी जब किसी काम से शिवानीपल्ली आया तो उसने मुझे देखा और मुझे मिलकर इस घटना के बारे में बताया कि एक बेहद ही बदनसीब लड़का, जिसकी अभी अभी शादी तय हुई थी और होने ही वाली थी, कि टाइगर ने उसे खा लिया। अब एंडरसन ने गर्मा गर्म चाय रखी थर्मस में और फ़ौरन कुछ बिस्किट के पैकेट उठाकर अपने कोट के जेब में डाले और काउंटर पर मौजूद अपनी टॉर्च उठाई और जल्दी से आकर कार में बैठ गए और निकल पड़े अयूर गांव की तरफ। अब केनेथ एंडरसन जैसे ही अयूर गांव पहुंचे, वहां पुलिस वाले भी पहुंच गए थे और फॉरेस्ट के अधिकारी भी। अब ये लोग सर्च करते करते पहुंच गए उसी बबूल के पेड़ के नीचे, जहां से टाइगर ने गुरुप्पा को उठा के ले गया था। अब वहां तरह तरह की बातें फैली हुई थी कि इस बंगलों में, यानी इस खंडहर में, जिसका नाम था जंगली कैसल, उससे इसका पहला मालिक बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था, तो ये उसी का दिया हुआ श्राप है जो गुरुप्पा को लगा है उसके बंगलों में पत्थर चोरी करने के जुर्म में। लेकिन एंडरसन इन सारी बातों को बेतुकी समझकर अपनी सर्च जारी रखते हैं। अब एंडरसन कहते हैं कि ब्लड ट्रेल्स को फॉलो करने में और ज़रा ही आगे ये चले थे कि वहाँ इनको एक इंसानी हाथ मिला और कुछ कटी हुई उंगलियां। अब ये समझ गए कि बाकी का शरीर या तो टाइगर ने खा लिया है या है तो यहीं आसपास कहीं पड़ा हुआ है, और वहीं इनको गुरुप्पा का बचा हुआ शरीर यानी कि उसके अवशेष मिल गए। उसकी दोनों आँखों की जगह खाली थी क्योंकि इसे चींटियां खा चुकी थी, और गुरुप्पा की बॉडी का निचला हिस्सा टाइगर खा चुका था और सीने का हिस्सा छोड़ दिया था। इन पूरे अवशेषों में लाल चींटियां ही लाल चींटियां थीं, और ये चींटियां इतनी ज़्यादा मात्रा में थीं कि बाकी जानवरों ने इस शरीर को हाथ भी नहीं लगाया था, जैसे कि लकड़बग्घे और हाइना। अब एंडरसन कहते हैं क्योंकि गुरुप्पा की ये लाश पड़ी थी एक पेड़ के नीचे जो कि बहुत घना पेड़ था, इसीलिए ये बच गई थी, क्योंकि ये ऊपर उड़ते गिद्धों को नहीं दिखी थी इस पेड़ की वजह से। अगर ये बॉडी पेड़ के नीचे नहीं होती तो वल्चर्स अब तक इसमें से कुछ भी नहीं छोड़ते, पूरा खा चुके होते। अब क्योंकि शाम हो चली थी और केनेथ एंडरसन अपने साथ लाए थे अपनी एक टॉर्च और कुछ भी नहीं, लेकिन फिर उन्हें याद आया कि बिस्किट का एक पैकेट उनके कोट की जेब में रखा हुआ है। अब सब लोग वापस जाना चाहते थे, लेकिन एंडरसन ने कहा तुम लोग जाओ, मैं थोड़ी और रिसर्च करके आता हूँ। और अंधेरा हो चुका था और एंडरसन अकेले ही उतरने लगे उस ढलान पर। अब अंधेरा होने के बाद इन्होंने अपनी टॉर्च जला ली। अब एंडरसन चलते चलते एक बहुत ही ज़्यादा घनी झाड़ियों के पैच में पहुँच गए, और ये कहते हैं कि वो झाड़ियाँ इतनी घनी थी कि जहाँ भी मैं टॉर्च मारता था मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता था कि इसके पीछे क्या है। और बस यही वो वक्त था जब एंडरसन की सिक्स सेंस उन्हें कहने लगी कि ज़रूर कुछ खतरा है, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि खतरा किस बात का है। कोई अलार्म कॉल भी नहीं थी, ना ही कोई टहनी टूटने की आवाज़, ना ही और किसी तरह की आहट जो अक्सर कार्निवोरस जानवर के आने में होती है।
लेकिन ये डर मुझे क्यों लग रहा था, मैं इसका कारण आज तक नहीं जानता। अब क्योंकि चलते चलते एंडरसन काफ़ी आगे आ चुके थे और इनके पास अभी नहीं थी अपनी राइफ़ल, थी तो सिर्फ एक टॉर्च। तो इन्होंने वापस मुड़ने का फ़ैसला किया और ये वापस मुड़कर चलने लगे और चलते जा रहे थे। और एंडरसन कहते हैं कि इस दौरान भी सिवाय मेरे जूतों की आवाज़ के कोई और आवाज़ आ ही नहीं रही थी। और मैं बिना राइफ़ल के भी इसीलिए आ गया था क्योंकि यहाँ इस इलाके में मैन ईटर का कोई इतिहास नहीं था, और अगर यहाँ टाइगर होंगे भी तो सारे मैन ईटर नहीं होते। और इस आदमी को भी टाइगर ने जो मारा था वो पहला ही ह्यूमन किल था। अब एंडरसन कहते हैं कि इतने साल जंगलों के आसपास रहने के बाद मुझे जो ज्ञान मिला है वो ज्ञान मुझसे कह रहा था कि मैन ईटर मेरे आसपास ही कहीं है, और अगर धोखे से भी मैं भागा या मैं तेज़ चला या मैंने कुछ ज़्यादा हरकत की तो वो कूद पड़ेगा मेरे ऊपर, क्योंकि टाइगर आदी होता है भागती हुई चीज़ों को पकड़ने के लिए जो उससे डर कर दूर भागती हैं, लेकिन वो स्थिर चीज़ों पर या धीरे नॉर्मली चलती हुई चीज़ों पर अटैक करने में सोचता है और काफ़ी हिचकिचाता भी है, क्योंकि टाइगर बेहद अक्लमंद जानवर होता है, तो वो कोई भी हमला बिना सोचे समझे नहीं करता। अब एंडरसन को पूरा यकीन था कि टाइगर है तो आसपास में ही है, और वो पूरा इंतज़ार कर रहा है कि एंडरसन भागें और वो इन पर कूदे। और एंडरसन ये भी कहते हैं कि अब तक उसके हमला ना करने का कारण थी मेरे हाथ में मौजूद टॉर्च, और दूसरा ये कि मैं भाग नहीं रहा था। मैं अपनी टॉर्च को इधर उधर मारकर जायज़ा ले रहा था, और मैं वो हरगिज़ नहीं करने वाला था जो चाहता था टाइगर कि मैं करूं, यानी कि मैं भागने तो नहीं वाला था। अब टाइगर कहीं भी हो सकता था, दाएं या फिर बाएं या फिर कहीं पीछे। अब एंडरसन लिखते हैं कि अगर मैं उस वक्त चाहता कि टाइगर मुझ पर अटैक कर दे, जो कोई पागल ही चाहेगा, तो मुझे बस इतना ही करना था कि अपनी टॉर्च का बटन बंद करना था और थोड़ा सा भागने की हरकत करनी थी। बस इतना ही करना था और टाइगर होता मेरे ऊपर। अब एंडरसन जिस पगडंडी पर चल रहे थे उसकी चौड़ाई थी लगभग 6 फीट और दोनों तरफ थी घनी झाड़ियाँ। अब एंडरसन बताते हैं कि आगे जाकर वो रास्ता लेफ़्ट की साइड मुड़ जाता था, और सीधे देखने पर मुझे दिख रही थी एक चट्टान जो लगभग 100 गज की दूरी पर थी, और लगभग अंदाजे से बता पाने पर उसकी ऊंचाई थी 10 फीट के करीब। अब रास्ते पर वो जगह आ गई जहां एंडरसन ने अपनी राइफ़ल रख कर गए थे, और इन्होंने अपनी राइफ़ल उठा ली फ़ौरन और उसे कॉक किया, यानी कि लोड कर लिया। अब एंडरसन कहते हैं कि वो चट्टान जो मुझे दिख रही थी उस पर अगर मैं जाकर बैठ जाऊं, क्योंकि उसमें एक तरफ ढलान है और मेरे पास टॉर्च भी है, तो अगर मैं उस पर जाकर बैठता हूं तो ये एक अच्छी जगह होगी टाइगर को मारने के लिए। लेकिन क्योंकि उस चट्टान की दूरी है 100 गज और वहां जाने के लिए मुझे दौड़ना होगा, और 100 गज दौड़ना जैसे ही मैं शुरू करूंगा, 10 गज दौड़ने के बाद ही शायद वो मैन ईटर होगा मेरे ऊपर। लेकिन अगर कैसे भी करके मैं इस चट्टान तक पहुंच जाऊं तो शायद बात बन सकती है और एक चांस मिल सकता है टाइगर को मारने का। अब एंडरसन कहते हैं कि लगभग 50 गज तो मैं यूं ही इसी तरह चलता रहा अपनी नियत रफ्तार से, ठीक उसी तरह अपनी टॉर्च जलाए रखी। इसके बाद टॉर्च की रोशनी में देखते देखते मैंने अपने दिमाग में याद कर लिए उस चट्टान की डायमेंशन और उसकी लोकेशन और उस पर चढ़ने की जगह, और इसके बाद मैंने किया वही जो मुझे नहीं करना चाहिए था या कोई भी इंसान ये नहीं करना चाहेगा। लेकिन पता नहीं क्यों मैंने ये किया। मैंने अपनी टॉर्च बुझाई और दौड़कर जाने लगा उस चट्टान की तरफ। और एंडरसन कहते हैं कि शायद टाइगर को ये समझने में थोड़ा वक्त लग गया कि मैंने वो कर दिया है जो वो करवाना चाहता था मुझसे, यानी कि मेरा टॉर्च बुझाना और मेरा भागना।
अब एंडरसन लिखते हैं कि जो थोड़ी देर पहले मुझे लग रहा था कि जंगल एकदम शांत है, लेकिन क्योंकि मेरी छठी इंद्री मुझे बता रही थी कि कोई खतरा तो ज़रूर है, और मेरे भागने के दौरान ही अचानक से ही सन्नाटे को चीरती हुई एक ज़मीन हिला देने वाली दहाड़ सुनाई दी, जो किसी और की नहीं, सिर्फ टाइगर की ही हो सकती थी। और मैं जितना तेज़ भाग रहा था उससे तेज़ मैं भाग ही नहीं सकता था। और ये दहाड़ ही सबूत थी कि दूर से ही सही, लेकिन टाइगर ने अपना चार्ज कर दिया है। अब एंडरसन कहते हैं कि जैसे ही दौड़ते दौड़ते मैं पहुंचा उस चट्टान पर और लपक कर जल्दी से उसमें ऊपर चढ़ा। टाइगर मेरे कुछ ही फीट पर था, इसका मुझे एहसास हो गया था। लेकिन जैसे ही मैं चट्टान पर चढ़ा, टाइगर नीचे रुक गया और घात लगा ली ऊपर जंप मारने के लिए। और चढ़ते ही एंडरसन पीछे पलटे और अपनी टॉर्च की बटन दबाकर टॉर्च को ऑन किया। और जैसे ही टॉर्च जली, टाइगर था एकदम चट्टान के ठीक नीचे, जहां से अभी अभी एंडरसन चट्टान के ऊपर चढ़े थे, और बिल्कुल रेडी था उछलने की तैयारी में कि वो इस चट्टान के ऊपर से एंडरसन को दबोच सके। इतने में ही एंडरसन ने एक गोली दाग दी अपनी विंचेस्टर राइफल से, और पहली गोली चलते ही टाइगर पीछे की तरफ उछला। इतने में ही एंडरसन ने अपनी राइफल को लीवर करके एक गोली और चलाने के लिए ट्रिगर दबाया। लेकिन अब वही हुआ था जो एक शिकारी की ज़िंदगी में कभी नहीं होना चाहिए, और जो होता है शिकारी की ज़िंदगी का सबसे बुरा पल। ये था मिस फायर। जैसे ही एंडरसन ने ये दूसरी बार का ट्रिगर दबाया था, इनकी गोली मिस फायर हो गई थी। इतने में ही टाइगर उछलकर बगल में मौजूद झाड़ियों के अंदर चला गया, और जहां से वो ज़ोर ज़ोर से गुर्राने लगा। एंडरसन ने जल्दी से अपना चैम्बर खोल के वो कारतूस बाहर निकाला और फिर से एक गोली चैम्बर में चढ़ा दी। अब एंडरसन कहते हैं कि जो पहली गोली मैंने मारी थी वो मिसफायर नहीं था। उस गोली की आवाज़ मैंने सामने दूर मौजूद पहाड़ से टकराकर वापस आती हुई भी सुनी थी, और अब टाइगर की दहाड़ आनी बंद हो गई थी। अब एंडरसन सोच रहे थे कि क्या जो पहले इन्होंने गोली मारी है उससे टाइगर मर गया होगा, और अगर वो गोली का निशाना थोड़ा भी चूक गया होगा तो वो हो गया है घायल। और सभी जानते हैं कि घायल टाइगर कितना ज़्यादा खतरनाक होता है। एंडरसन अभी भी उस चट्टान के ऊपर बैठे थे और अपनी टॉर्च चारों तरफ घुमाकर देख रहे थे। इसी बीच एंडरसन सोच रहे थे कि जब ये भागकर चट्टान पर चढ़े और टाइगर था इनसे सिर्फ कुछ ही फीट की दूरी पर, और अगर ये जो दूसरा राउंड मिसफायर हुआ है ये कारतूस पहले राउंड की जगह लगा होता और पहली ही गोली मिसफायर हो चुकी होती, तो एंडरसन का काम तमाम हो चुका होता। और एंडरसन की कपकपी और ज़्यादा बढ़ गई क्योंकि वो पहले से ही कांप रहे थे और इनकी सांसें भी फूली हुई थी क्योंकि ये भाग कर आए थे। अब एंडरसन ने सोचा कि इतनी पास से जब मैंने उस टाइगर को गोली मारी है तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि मेरा पहला शॉट चूक गया हो। लेकिन एक संभावना ये भी थी कि जब एंडरसन दौड़ कर आ रहे थे तो इनकी सांस बहुत फूली हुई थी और उस वजह से इनकी धड़कनें तेज़ थी और बीपी काफ़ी बढ़ गया था, जिसकी वजह से हाथ कांप रहे थे। और जब चट्टान पर चढ़कर इन्होंने निशाना लिया तो हल्की हल्की इनकी राइफल भी हिल रही थी, तो संभावना ये थी कि शायद गोली थोड़ी बहुत मिस हो सकती है, जो चोट शायद घातक ना हो। अब एंडरसन ने सोचा कि अभी ज़ोरदार आवाज़ हुई है बंदूक चलाने की, इससे टाइगर घायल हुआ भी होगा तो भी अभी वो हिम्मत नहीं जुटा पाएगा इस जगह वापस आने की। तो इन्होंने इरादा किया कि उस चट्टान से उतरकर अब ये वापस जाएंगे अपने कैंप। ये वापस गए और पहुंच गए शिवानी पल्ली और वहां जाकर अपने कैंप में आराम करने लगे। थोड़ी देर जब इन्होंने आराम किया, इन्हें अपने जेब से कुछ चरमराने की आवाज़ आई। इन्हें याद आया कि ये बिस्किट साथ रख कर लाए थे
और अचानक ही बिस्किट का याद आते ही इन्हें ये भी याद आ गया कि ये तो भूखे हैं। और फिर इन्होंने बनाई चाय और गर्मा गर्म चाय के साथ इन्होंने खा लिए वो टूटे हुए बिस्किट। इसके बाद इन्होंने एक कैन खोली जिसमें था प्रिजर्व्ड मीट और उसके बाद इन्होंने वो प्रिजर्व्ड मीट खाया। इसके बाद एंडरसन लेट गए और करने लगे प्लानिंग अगले दिन की। अब एंडरसन कहते हैं कि सिवानी पल्ली और इसके आसपास के इलाकों में पुजारी लोग नहीं थे, जो कि होते हैं जंगली कबीलों के लोग जिनकी ये मदद ले सकते थे। लेकिन यहाँ पर एक व्यक्ति रहता था जिसकी उम्र थी 40 साल और उसका नाम था शेर खान। अब शेर खान था लकड़ियों का तस्कर और एक अवैध पार्ट टाइम शिकारी, और इस इलाके में शक था कि कुछ छोटी डकैतियों में भी इसका हाथ है। जब जंगल से बैलगाड़ियां आया जाया करती थी अनाज लेकर, तो मुंह बांधकर शेर खान उन गाड़ियों में से अनाज लूट लिया करता था। अब एंडरसन कहते हैं कि उस वक्त बैलगाड़ियां एक के पीछे एक चला करती थी ताकि हाथी उन पर अटैक ना कर दें, और बुरी आत्माओं वाला अंधविश्वास भी इन लोगों में भरा हुआ था। इसीलिए डर के मारे एक के पीछे एक लग कर चलते थे। और इस इलाके में चोरी डकैती जैसे केस रिपोर्ट नहीं होते थे। अब इस इलाके की पहली डकैती जो रिपोर्ट हुई थी वो हुई थी 5 बैलगाड़ियों पर जो जा रहे थे अंचेट्टी से डेंकनीकोट्टा। इन गाड़ियों में अनाज भरा हुआ था और ये 5 बैलगाड़ियां एक के पीछे एक चल रही थी। इनमें भरा हुआ था अनाज। और जैसे ही डेंकनीकोट्टा के 9 मील रह गए और एक घाट सेक्शन आया। अब जैसे ही ये लोग चढ़ाई चढ़ने लगे, क्योंकि ये रात का वक्त था, अचानक जंगल के किनारे से आवाज़ आई कि रुक जाओ एक जगह पर, और आगे बहुत सारे डकैत खड़े हैं भरमार बंदूकें लेकर, और तुम हो उनके निशाने पर, और अगर भलाई चाहते हो तो जैसा कहा जाए बिल्कुल वैसा ही करो। अब इस जंगल से आती हुई आवाज़ ने उन बैलगाड़ी चालकों को कहा कि अपनी गाड़ियों से नीचे उतरो और उल्टे पांव पैदल 1 मील दूर चले जाओ, और जब तक तुमसे कहा ना जाए तब तक वापस मत आना, और कोई चालाकी करने की कोशिश मत करना, क्योंकि हमारे लोग तुम्हारा पीछा कर रहे होंगे। अगर किसी ने भी किसी भी तरह की चालाकी करने की कोशिश की तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। तो 1 मील दूर जाओ और आग जलाकर बैठो सुबह तक, जब तक आने को तुमसे कहा ना जाए, और हम तुम्हारी बैलगाड़ियों को या तुम्हारे बैलों को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि इनसे ही तुम कमाते हो और तुम बेहद ही गरीब लोग हो, और तुम्हारी गाड़ियों में जो सामान रखा है अमीर आदमियों का, हम सिर्फ वो चाहते हैं। तुम लोगों से हमारी कोई दुश्मनी नहीं। अब सुबह हो चुकी थी। वो 5 गाड़ी चालक वापस आ चुके थे। उन्होंने देखा कि वादे के मुताबिक जो वादा उनसे उस जंगल से आती हुई आवाज़ ने किया था, बैलों को भी कुछ नहीं हुआ था और गाड़ियां भी सही सलामत थी, और सिर्फ थोड़ा बहुत ही सामान कम था, बाकी सारा सामान लदा हुआ था उन्हीं गाड़ियों पर। अब इन लोगों ने अंदाज़ा लगाया कि ये डकैत ज़्यादा नहीं हैं संख्या में, वरना ये पूरा सामान ले जाते, थोड़ा बहुत नहीं ले जाते। अब ऐसा 3 बार हुआ और इसके बाद पुलिस अलर्ट हो गई, और जितने लोगों पर भी शक था उनमें से 2-3 संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ लिया गया और ले लिया गया हिरासत में, और उन व्यक्तियों में शेर खान भी था। अब इन लोगों को 3rd डिग्री ट्रीटमेंट भी दिया गया। उसके बाद भी इन लोगों ने हाथ पांव पड़कर ये कहा कि साहब, इन डकैतियों में हमारा कोई हाथ नहीं है, हम बेकसूर हैं। और एंडरसन कहते हैं कि मैं जा रहा था और शेर खान वहाँ से पिट कर आ रहा था, और यही वो पल था जब मेरी मुलाकात हुई शेर खान से। वो आते आते कानून को कोस रहा था कि चारों तरफ अन्याय फैला है और न्याय किसी को भी नहीं मिलता, और उसकी आंखें गौर से देखने पर यह पता चल रहा था कि वो
ताना मार रहा है और उसकी नज़रों में बदमाशी साफ नज़र आ रही थी। अब एंडरसन कहते हैं कि इसी दौरान इनकी शेर खान से मुलाकात हुई, कुछ बातचीत भी हुई और इसके बाद उससे इनकी हो गई पहचान। इसके नाम का मतलब था कि शेरों का सरदार, यानी शेरों का लीडर। अब जब भी एंडरसन शिवानीपल्ली जाते थे तो चाय पीने शेर खान के घर ज़रूर जाते थे। अब एंडरसन ने जब रात में टाइगर पर गोली चलाई थी तो इन्होंने टाइगर को ढूंढा नहीं था, सीधे उतरकर वापस आ गए थे और तब ये शेर खान से मिले थे और उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम की डिस्कशन शेर खान से की और उसे बताया कि सुबह ढूंढने जाना है टाइगर को। और एंडरसन को शक था कि ये टाइगर मरा नहीं है, गोली ज़रूर इसे लगी है और क्योंकि अब ये है घायल टाइगर तो अकेले जाना यानी मौत को दावत देना है। अब कम से कम 2 आदमियों को ही जाना पड़ेगा। इसीलिए एंडरसन ने शेर खान से संपर्क किया था कि अगर ये उसे साथ लेकर जाएंगे तो इनकी 2 की जगह 4 आंखें हो जाएंगी, 2 पीछे नज़र रखेंगी और 2 आगे। अब एंडरसन ने शेर खान के घर पर उससे कहा कि हमें चलना है घायल टाइगर को ढूंढने और शेर खान बोला पहले आप चाय पी लीजिए और उसने अपनी 4 पत्नियों में से एक को बुलाया और कहा बढ़िया सी चाय बना कर लाओ। अब एंडरसन कहते हैं कि शेर खान की 4 बीवियां थीं और एंडरसन सोचते हैं कि इंसान एक ही बीवी के झगड़े से पक जाता है और एक को ही संभालना मुश्किल होता है। यह आदमी पता नहीं 4 को कैसे संभाल रहा है। लेकिन शेर खान की एक ख़ास बात थी, वो 4 में फ़र्क नहीं करता था और उसका रुझान किसी एक में भी ज़्यादा नहीं था, सब में बराबर था, सबका ही बराबरी से ध्यान रखता था और घर में सबकी ड्यूटियां बांटी हुई थी कि हफ्ते में कब कौन सी पत्नी कौन सा काम करेगी और अगले हफ्ते ये शेड्यूल रिपीट हो जाता था किसी और बीवी से और इस तरह से सबके हाथ बराबर काम ही आता था। अब शेर खान अपने काम करके घर में पैसे लाके देता था और घर चलाने की जिम्मेदारी थी उसकी बीवियों की। अब एंडरसन कहते हैं कि जैसे भी थे ये लोग बहुत ही गरीब थे लेकिन बहुत ही खुश रहा करते थे और 4 में से कोई भी पत्नी ना ही उससे झगड़ा करती थी और ना ही 4 आपस में झगड़ा करती थी। लेकिन 4 पत्नियों के बावजूद भी शेर खान की कोई औलाद नहीं थी। अब एंडरसन कहते हैं कि जैसे ही हमने चाय ख़त्म की एंडरसन खड़े हो गए और कहा अब चलते हैं जंगल की तरफ। शेर खान बोला कि उसके पास कोई बंदूक नहीं है तो सिर्फ़ एक तलवार जो उसके पिताजी ने उसे दी थी और उसके पिताजी को उसके दादाजी ने और उनको उनके पिताजी ने, जो कि टीपू सुल्तान के यहाँ काम करते थे। अब एंडरसन कहते हैं कि मेरा मन कर रहा था कि कैलकुलेशन करके चेक करूं कि इसके पिताजी के दादाजी वाकई टीपू सुल्तान के समय में थे या नहीं, लेकिन मैंने अभी ये करना ज़रूरी नहीं समझा और हम दोनों चल पड़े जंगल की तरफ। अब एंडरसन कहते हैं कि जब हम उसके घर से थोड़ा दूरी पर चले गए तो मैंने शेर खान से एक सवाल पूछा। वो सवाल ये था कि वो जो जंगल में रात में आवाज़ आती है कि अगर अपना भला चाहते हो तो हमारा कहना मानो वरना आगे खड़े बंदूकधारी लोग तुम्हें गोली से उड़ा देंगे और इसके बाद उनका सामान लूट लिया जाता है, तो क्या वो तुम्हारी आवाज़ है शेर खान? तो शेर खान बोला कि हुजूर मेरे पास कोई बंदूक कभी थी ही नहीं और ना ही आज है और ना ही कोई लुटेरों का गिरोह है और ना ही हम लोग कोई डकैत हैं। ये तो बस एक छोटी मोटी डकैती है जिसमें मैं होता हूँ और मेरी 3 बीवियाँ और एक चौथी जो कि थोड़ी उम्र दराज है यानी बूढ़ी सी हो गई है, वो घर में ही रहती है। वो बस प्लान बनाती है और हम चारों मिलके उसे एग्जीक्यूट करते हैं। मैं सिर्फ आवाज़ देता हूँ और लोग डर जाते हैं और 1 मील पीछे जाने के बाद उन्हें पता भी नहीं चलता कि कोई
उनके पीछे भी आ रहा है। वो बस डर में चले जाते हैं और फिर सुबह वापस आते हैं। तब तक हमें जितने सामान की ज़रूरत होती है हम सिर्फ उतना ही सामान उन गाड़ियों में से उठा कर ले जा लेते हैं, बाकी सारा वहीं छोड़ देते हैं। अब पैदल चलते चलते यही बातें चलती रहीं और बातें करते करते एंडरसन और शेर खान पहुंच गए उसी चट्टान के पास जहां रात में एंडरसन ने टाइगर को गोली मारी थी और टाइगर भाग गया था। अब एंडरसन ने शेर खान को इशारा किया और बताया कि यही वो जगह है जहां टाइगर को गोली मारी गई थी और वो इस तरफ ही भागा है, लेकिन वहां कोई खून के निशान नहीं मिले। लेकिन उस तरफ एंडरसन जब घुसने लगे जिस तरफ टाइगर घुसा था और एंडरसन ने उसे रात में देखा था, उस तरफ झाड़ियां दबी हुई थी और साफ साफ नज़र आ रहा था कि कोई भारी जानवर यहाँ से गुजरा है। और एंडरसन चले आगे आगे और शेर खान इनके पीछे पीछे। और इसी पर आगे बढ़ते बढ़ते हमें खून भी दिख गया। अब ये खून जो था ये बहुत ही सारा था और एंडरसन समझ गए कि इतना खून निकला है यानी गोली ने काफ़ी गंभीर चोट पहुंचाई है उस टाइगर को। अब एंडरसन ने शेर खान को आगे कर दिया और ख़ुद चलने लगे उसके पीछे पीछे, क्योंकि वही ब्लड ट्रेल्स को ढूंढ रहा था और एंडरसन उसे गार्ड कर रहे थे। अब शेर खान कोई एकदम पक्का किस्म का जंगली ट्रैकर नहीं था, लेकिन फिर भी वो ट्रेल्स ढूंढने का काम बहुत ही अच्छी तरह से कर रहा था। अब एंडरसन कहते हैं कि ये जो खून था ये काफ़ी मात्रा में यहाँ था, क्योंकि टाइगर की चोट काफ़ी गंभीर समझ में आ रही थी। इतने में ही सामने से कुछ हरकत हुई और इन्होंने शेर खान के कंधे पर हाथ रखकर उसे पीछे खींच लिया और खुद आगे हो गए राइफल लेकर। लेकिन थोड़ा गौर से देखने पर पता चला कि यहाँ टाइगर नहीं है, यहाँ से कोई हाथी अभी गुजरा है, जिसके मूवमेंट की वजह से पेड़ की एक टहनी टूट कर नीचे गिरी है। अब जैसे ही इन लोगों को इत्मीनान हो गया, शेर खान को फिर से एंडरसन ने आगे कर दिया और वो फिर से ट्रेल्स ढूंढने लगा। अब एक जगह आगे बहुत सारी मुड़ी हुई घास थी जिस पर बहुत सारा खून था। देखने से साफ समझ में आ रहा था कि कुछ देर टाइगर यहाँ पर रुककर आराम करने लगा था और उसकी चोट से लगातार खून रिस रहा था जो कि पूरी घास पर फैला हुआ था। अब एंडरसन समझ गए कि टाइगर जहाँ भी होगा आसपास ही होगा, तो ये फिर आगे हो गए और इन्होंने शेर खान को पीछे कर दिया। अब वो जो खून के निशान थे वो थोड़ा आगे चलकर लेफ़्ट साइड को टर्न हो रहे थे और इन्होंने अंदाज़ा लगाया कि वो नीचे कहीं जाती हुई पानी की एक स्ट्रीम की तरफ गया होगा। क्योंकि इसकी चोट बहुत गहरी है और खून भी बहुत निकल चुका है, तो अब इसे लग रही है प्यास और ये ज़रूर पानी पीने ही गया होगा। अब ये जो वाटर स्ट्रीम थी ये जहाँ जहाँ से भी जाती थी, बीच बीच में कुछ गड्ढे थे जहाँ पानी भर जाता था और एक तालाब सा बन जाता था। और एंडरसन का अंदाज़ा था कि इसी स्ट्रीम में मौजूद इन्हीं छोटे छोटे तालाबों में से किसी एक तालाब में टाइगर पानी पीने गया होगा और पानी पीने के बाद टाइगर आराम करेगा उन्हीं गड्ढों में से किसी एक के आसपास। अब केनेथ एंडरसन कहते हैं कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि टाइगर को दर्द देकर मारा जाए और ये एक ही गोली मारकर टाइगर को ख़त्म करना चाहते थे, लेकिन गलती से इनसे वो शॉट मिस हो गया जो कि दूसरी गोली थी जो हो गई थी मिस फायर। अगर वो चल गई होती तो टाइगर कब का ढेर हो चुका होता। अब एंडरसन जानते थे कि जब इतना खून बह रहा है तो वो टाइगर की चोटें इतनी गंभीर हैं कि वो वैसे ही बहुत ही दर्दनाक मौत मर जाएगा और इस वक्त वो बेहद ही ख़तरनाक हो गया होगा। और इससे पहले कि वो कोई और जान ले ले, एंडरसन को मारना होगा उस टाइगर को, वो भी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। अब एंडरसन ने शेर खान के कान में कहा कि जितना मैं जानता हूँ 2 मील की दूरी पर इस स्ट्रीम में एक छोटा तालाब है, टाइगर ज़रूर वहीं गया होगा। इतने में ही शेर खान बोला कि साहब 2 मील नहीं,
1 मील की दूरी पर भी एक तालाब है, टाइगर शायद वहीं गया होगा। अब हम दोनों चल पड़े उसी तालाब के पास जिसके बारे में शेर खान ने अभी अभी बताया था, और हम दोनों कुछ ही देर में पहुंच गए वहां पर। अब एंडरसन कहते हैं कि हम दोनों इतनी ज़्यादा सावधानी बरत रहे थे क्योंकि हमें पता था कि घायल टाइगर अगर यहाँ हुआ तो वो पल भर में किसी के भी चीथड़े उड़ा सकता है। अब टाइगर के यहाँ पाए जाने की संभावना अब संभावना नहीं सच लगने लगा था, क्योंकि कई सारे जंगली मुर्गे अलार्म कॉल दे रहे थे। अब दोनों आगे बढ़ते जा रहे थे और ये पहुंच गए उस तालाब के किनारे बहुत ही सावधानी पूर्वक, और वहाँ टाइगर के पंजों के निशान भी थे और बहुत सारे खून के निशान भी। अब एंडरसन कहते हैं कि जिस जगह पर हम खड़े थे तालाब के एकदम बगल में, लेकिन तालाब अभी दिख नहीं रहा था क्योंकि तालाब के और हमारे बीच में एक आड़ थी। शेर खान ने इशारा किया कि हमारे बाएं हाथ की तरफ तालाब है, और टाइगर के जो ट्रेल्स थे वो भी बाएं हाथ तरफ ही मुड़ रहे थे। और अब ये वक्त था कि हम और भी ज़्यादा अलर्ट हो गए, और अब एंडरसन हो गए थे आगे अपनी राइफ़ल के साथ, और शेर खान था इनके पीछे, क्योंकि अब किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता था। अब शेर खान ने इशारा किया एक चट्टान की तरफ, और इतने में ही वहाँ से एक पक्षी उड़ा। एंडरसन समझ गए कि टाइगर को उस पक्षी ने देख लिया है और तभी वो उड़ा है। अब एंडरसन और शेर खान जैसे ही वहाँ पहुँचे, ये एकदम बेहद छोटा ही तालाब था, कुछ ही फीट इसकी लंबाई और चौड़ाई थी। और ये तालाब देखकर ये लोग चौंक गए थे, क्योंकि ये तालाब कह रहा था उस टाइगर के दर्द की कहानी। इस तालाब का पानी पूरा लाल हो चुका था और इन्हें लग रहा था कि टाइगर ने दर्द के कारण इससे पानी ही नहीं पिया है, बल्कि इसमें अपना पूरा चेहरा डाल दिया था, जिसकी वजह से उसके चेहरे में से निकलता हुआ खून इस पानी में जा मिला और ये पानी हो गया लाल। और फिर यहाँ से टाइगर के उठ के जाने के निशान पास में ही जा रहे थे, कुछ झाड़ियों के अंदर चट्टानों के पीछे। और एंडरसन को अब पूरा यकीन था कि हो ना हो टाइगर वहीं पर बैठा है। अब एंडरसन के दिल में उस टाइगर के लिए थोड़ा थोड़ा रहम पैदा हो रहा था, लेकिन इतने में ही इन्होंने याद किया कि इस टाइगर ने एक आदमी को पूरा निगल लिया है, और ये है मैन ईटर। इसके साथ ही एंडरसन ने हिम्मत जुटाई और शेर खान को कहा तुम यहीं रुको, और ये अकेले बढ़ने लगे धीरे धीरे आगे। अब जैसे ही एंडरसन आगे बढ़े, इन्हें अपने पीछे आहट सुनाई दी, तो इन्होंने पीछे देखा तो शेर खान आ रहा था। वो अकेले रुकने में डर रहा था, या तो फिर ये भी हो सकता था कि अब जो कुछ होने वाला है वो शेर खान देखना चाहता है। अब इस घटना के बाद एंडरसन ने एक कदम ही आगे बढ़ाया था कि इतने में ही आई ज़ोरदार दहाड़। और एंडरसन कहते हैं कि मुझे ऐसा लगा कि ये दहाड़ मेरे नीचे की ज़मीन से आ रही है, यानी वो दहाड़ इतनी ताकतवर थी कि उसने ज़मीन हिला दी थी। और बस इस दहाड़ के फ़ौरन बाद ही सामने मौजूद झाड़ियाँ ऊपर उठने लगीं, और उसी के साथ साथ उछला टाइगर, जो कि उछल रहा था एंडरसन पर और शेर खान पर। अब टाइगर दोनों पर एक साथ इसीलिए कूद गया कि एंडरसन और शेर खान के बीच की दूरी थी सिर्फ 2 फीट, लेकिन क्योंकि टाइगर उछला था थोड़ा राइट साइड से, तो वो शेर खान के ऊपर पहले कूद गया। इतने में ही शेर खान ने अपनी तलवार लहराई और उस तलवार से ज़ोरदार वार करना चाहा टाइगर पर। तलवार लगी टाइगर को, और जैसे ही टाइगर गिरा शेर खान के ऊपर, इसके हाथ से तलवार छूट गई। अब नीचे शेर खान था और इसके ऊपर था टाइगर, लेकिन शेर खान घबराया नहीं। उसने अपनी कोहनियाँ मोड़कर अपने चेहरे और गर्दन को बचा लिया था उस टाइगर से। और ये सब चल रहा था 1 सेकंड के किसी हिस्से में। इतने में ही एंडरसन ने अपनी गन का बैरल सटा दिया टाइगर की गर्दन पर,
और कंफर्म किया कि गोली जब जाएगी तो वो शेर खान को ना लग जाए, और बस चला दी गोली पॉइंट ब्लैंक रेंज से उस टाइगर पर। और टाइगर जो शेर खान के ऊपर खड़ा हुआ था वो अपना पूरा शरीर ढीला छोड़कर गिर गया शेर खान के ही ऊपर। और इसके फ़ौरन बाद शेर खान घिसटता हुआ उस टाइगर के नीचे से खड़ा हो गया उठकर। और कमाल की बात तो ये थी कि शेर खान को किसी तरह की कोई गंभीर चोट नहीं लगी थी। वो सीधा उठकर खड़ा हो गया था, सिर्फ उसे टाइगर के नाखूनों से कुछ खरोंचें लगी थी। और ये सब भी सिर्फ इसीलिए हुआ था कि टाइगर बहुत ही तकलीफ़ में था। अब इसकी वजह ये थी कि जो एक दिन पहले एंडरसन ने इस पर गोली चलाई थी, उस गोली ने इस टाइगर के चेहरे का आधा भाग ही उड़ा दिया था, जिसमें से उसकी नाक वाला हिस्सा और ऊपरी जबड़ा टूट कर लटक गया था। इसीलिए वो शेर खान पर तरीके से हमला कर ही नहीं पाया था जिससे कि वो गंभीर रूप से किसी को घायल कर सके। कुल मिला के ये टाइगर बस मरने की ही कगार में था। अगर ये गोली नहीं खाता तो शायद कल या परसों में वैसे ही मर जाता अपनी मौत, क्योंकि इसके बाद ये शिकार करने लायक बचा ही नहीं था, क्योंकि इसका चेहरा ही बिगड़ गया था और ऊपरी जबड़ा तहस नहस हो गया था। अब एंडरसन कहते हैं कि मैं सोच रहा था कि अगर शेर खान की घूमती हुई तलवार मुझे लग जाती तो क्या होता। और शेर खान को ये बात बताने पर उसने भी एक कहानी इसके विपरीत बताई कि हुजूर, मैं सोच रहा था कि अगर आपकी गोली मुझे लग जाती तो, क्योंकि गोली आपने जो चलाई वो बिल्कुल मेरे बगल में आकर ज़मीन पर लगी टाइगर को छेदने के बाद, तो आपकी गोली से मैं भी मर सकता था जिस तरह आप मेरी तलवार से मर सकते थे। अब शेर खान ने एंडरसन से कहा कि साहब, अगर आप बुरा ना माने तो यादगार के तौर पर क्या मैं इस टाइगर की स्किन को रख सकता हूँ। एंडरसन ने कहा कि बिल्कुल तुम रख सकते हो, और इस पर शेर खान बहुत ही खुश हो गया। अब एंडरसन कहते हैं कि शेर खान जैसा भी आदमी हो, मैंने उसे देखा है कि वो दिल का बहुत ही अच्छा है और साफ़ है। अब ये जो भी काम वो मजबूरी में करता हो, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं, लेकिन आदमी अच्छा है और मददगार है, और इसने कई बार मेरी मदद की है। अब रात में एंडरसन और शेर खान के घर के बाहर आग जलाकर बैठ गए, और एंडरसन पीने लगे अपना पाइप, और किस्से कहानियों का सिलसिला चलता रहा। अब आग बुझने लगी थी और इन लोगों ने कुछ लकड़ियां और उसमें डाली ताकि आग ना बुझ पाए और कहानियों का सिलसिला रुके ना, बस चलता रहे। अब उस बॉन फायर से धुआं उठ रहा था और बहुत ऊपर तक जा रहा था, और शेर खान के घर के पीछे से सियारों की आवाज़ आ रही थी, और कुल मिला के लग रहा था कि जंगल में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। और इतने में ही सामने मौजूद पहाड़ के एक किनारे से शेर की दहाड़ आनी शुरू हुई। और यहाँ बैठे सभी लोग अपने मन में सोच रहे थे और मन ही मन ये कह रहे थे कि मत आओ, मेहरबानी करके मत आओ, जहाँ हो वहीं रहो। तो दोस्तों, इस तरह से अंत होता है द मैन ईटर ऑफ बेट्टा मुगलम का। दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जंगल कहानियाँ ऑफिशियल, क्योंकि हर पेड़ के पीछे छिपी है एक कहानी। तो मिलते हैं अगली कहानी में। अपना ध्यान रखिए, चलते हैं। जय हिंद।